हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरेन्स। देखो, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दे दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आप वहाँ से देख लेना। उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ कवर करवा दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सारी कवर करवा दी है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पर आप जाके देख लेना, ठीक है। इस पार्ट में हम नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। देखो, हमारे पास हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास सिंपल एक रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। उस सब्स्टिट्यूएंट के कारण, ठीक है, जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होनी है रिंग की, वो हमारे पास कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, जो आने वाला ग्रुप होगा। देखो, मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल से। जैसे ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है। रिंग के ऊपर सपोज कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, हमने ले लिया ये मिथाइल CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस रिंग को हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के कारण अगर इसकी हमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन करवानी है, पहले हमने क्या करी, इस रिंग की पहले सब्स्टिट्यूशन करवा दी, तो CH3 हमारा यहाँ पे लग गया। अब हमें क्या करनी है, इस रिंग की फर्दर सब्स्टिट्यूशन करवानी है, कोई और ग्रुप यहाँ पे ऐड करने हैं। अब जो आने वाले ग्रुप होंगे, अब जो ऐड होंगे, वो डिपेंड किस पे करता है, इस पे, ठीक है। ये बताएगा कि आने वाला ग्रुप हमारा इस पोजीशन पे लगेगा, इस पोजीशन पे लगेगा या फिर इस पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। इस पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं, इस पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? यानी जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड किस पे करती है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड रिंग है ना। जैसे ये हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप ही हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होनी है या नहीं होनी है। अगर होनी है तो कौन सी पोजीशन पे होनी है, ऑर्थो पे होगी, मेटा पे होगी या फिर पैरा पे होगी। यानी जो प्रोडक्ट्स हैं हमें कौन से मिलेंगे, ऑर्थो पैरा मिलेंगे, अकेला मेटा मिलेगा या फिर तीनों ही आइसोमर मिलेंगे। इस तरीके से समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स होती है वो सिर्फ एक ही आइसोमर में एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ यहाँ पे एक ही आइसोमर बनता है किसका, मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग का। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, देखो अगर सपोज करिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। चाहे CH3 आप यहाँ लगाओ, चाहे CH3 यहाँ कहीं पे लगा दो, तो मोनो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। इसके 3 आइसोमर्स नहीं बनते, ठीक है। मतलब कह सकते हैं इसके आइसोमर्स हमारे पास नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि हमारे पास कोई रिंग है, हमारे पास सपोज ये CH3 लगा हुआ है। अगर हम इसकी क्या करवानी है, नाइट्रेशन करवानी है, तो NO2 हमारे पास यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है। NO2 हमारे पास यहाँ पे भी लग सकता है और NO2 हमारे पास यहाँ पे भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये कितने क्वांटिटी में बनेगा, ये कितनी क्वांटिटी में बनेगा, ये कितने क्वांटिटी में बनेगा। बट हमारे पास जो ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स होती हैं, वो हमारे पास 3 आइसोमर में एग्जिस्ट करेगी। वो कौन सी है हमारे पास, ऑर्थो, पैरा और मेटा, ठीक है। ये 3 आइसोमर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से। देखो, ये तो हम देखेंगे, अगर हम टॉल्यूइन ले ले, टॉल्यूइन की अगर हम नाइट्रेशन करवा दें तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला किया है तो हमारे पास 3 इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये, 3 आएंगे। लेकिन ये कितनी क्वांटिटी में आएगा, ये कितनी क्वांटिटी में आएगा, ये कितनी क्वांटिटी में आएगा, वो चीज़ें हम अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसको मैं करूँगी रब। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल ले टॉल्यूइन की, ये हमारे पास एक टॉल्यूइन है, CH3 अटैच है इसके ऊपर, ठीक है, टॉल्यूइन है। अगर इसकी मैं नाइट्रेशन करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे कोई भी हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर आएगा। इसमें वैसे ही सेम चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोमर्स बनते हैं, एक तो CH3 यहाँ पे अटैच है,
यहाँ पे NO2 आ जाए, या फिर हमारे पास यहाँ पे NO2 आ जाए, ये 52.5% बनेगा, ये 44% बनेगा, और हमारे पास या फिर CH3 NO2 यहाँ पे आ जाए, ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ % बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम टॉल्यूइन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट्स हैं मिलेंगे तो 3 आइसोमर, लेकिन ये ज़्यादा बन रहा है, ये थोड़ी कम क्वांटिटी, सबसे कम क्वांटिटी किसकी है, मेटा वाले की। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ही बेंजोइक एसिड लें, अगर यहाँ पे हम बेंजोइक एसिड लें, उसकी नाइट्रेशन करवा दें, ठीक है, सेम चीज़ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमारे पास COH, यहाँ पे एक NO2 लगेगा, ये बनेगा 75.5%। ठीक है, और हमारे पास एक यहाँ पे लगेगा NO2, ये बनेगा 19.6%, और ये बनेगा हमारे पास 4.5%। ठीक है, यानी अब इसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसकी नाइट्रेशन करते हैं, तो जो पैरा वाला है, ये मेटा वाला है, जो मेटा पे अटैच हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्या है, सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनेगा, सबसे कम क्वांटिटी में हमारे पास पैरा वाला बनेगा। ठीक है, पैरा वाला ये है हमारे पास मेटा, ये है हमारे पास ऑर्थो। ठीक है, सही लिखा है मैंने, क्लियर। तो इस तरीके से होता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास, देखो चीज़ें किस पे डिपेंड की है, ना तो इन पे डिपेंड किया क्योंकि ये चीज़ मैंने सेम ली है, ना इस पे डिपेंड किया, ये चीज़ मैंने सेम ली है, रिंग मैंने सेम ली है, लेकिन यहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट है ये इस पे डिपेंड करा कि हमारे पास जो सब्सटीट्यूएंट है ये कौन सा लगा है, इसकी नेचर पे ही डिपेंड करता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो वाला ज़्यादा बनेगा, पैरा वाला ज़्यादा बनेगा, या फिर मेटा वाला ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे देखो जो ग्रुप, जैसे हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट कौन सा है, CH3। ठीक है, CH3 या फिर COH, अब ये क्या है, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी इनका नेचर क्या है, ये नाइट्रेशन क्या करवा रहे हैं, अपने ऊपर क्या करवा रहे हैं, नया ग्रुप कोई ऐड करवा रहे हैं, जैसे ऑर्थो पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, मेटा पे लगा दिया, तो एक नया ग्रुप अपने ऊपर ऐड करवा रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये ओरिएंटिंग इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, ओरिएंटिंग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये, या फिर आप इसको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसर बोल दो। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, नया ग्रुप ऐड करने का, नया सब्स्टिट्यूएंट ऐड करवाने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटिंग इन्फ्लुएंसर या फिर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसर। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये देखेंगे, क्योंकि डिपेंड किस पे करा है, डिपेंड बच्चे इस पे ही करा है कि हमारे पास ये ग्रुप कौन सा है, तो आने वाला ग्रुप तो हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि NO2 कहाँ लगेगा। ठीक है, जैसे इसमें अब हम ये देखेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, तो वो लिस्ट आपको लिखवाती हूँ यहाँ पे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये जो मैंने लिस्ट लिखी है, इस लिस्ट का मतलब ये है कि ये वाले ग्रुप्स है ना, ऊपर वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वाले, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सपोज कोई भी रिंग है, उस रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, मैंने इसमें से OH ले लिया, तो अब ये OH का क्या काम है, जो आने वाला सेकंड सब्स्टिट्यूशन होनी है रिंग की, ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन होनी है रिंग की वो कहाँ पे होगी, ऑर्थो या फिर पैरा पे। ठीक है, अगर मेटा पे होती है तो उसका जो क्वांटिटी है 2%, 1%, 3% इतना ही बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में और नहीं बनेगा। क्लियर। इसके बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अगर ये ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, सपोज हमारे पास रिंग के ऊपर NO2 लगा हुआ है, तो आने वाला जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है। एक चीज़, एक नोट मैं आपको लिखवा देती हूँ, बट एप्लीकेबल सब पे नहीं होता, हमेशा एप्लीकेबल वो नहीं होता है, कुछ कुछ जगहों पे वो एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये नोट है,
नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, बस ऐसे मत बोल देना कि मैम आपने तो बोला था ऐसे हो गया, बट इसलिए मैंने लाइन लिखी है नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। क्लियर। अब देखो वो ग्रुप्स जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो, या फिर वो ट्रिपल, या ग्रुप में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं NO2 डबल बॉन्ड, ये लिया हमने, या फिर आप यहाँ पे ले लो NR3 पॉजिटिव, या फिर साइनाइड। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने क्या बोला है, ये नोट आपको नोट डाउन करना है, बट ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। वो ग्रुप जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो, या फिर उसमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल मैंने दी है NO2 की। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दी है NO2 की, तो यहाँ पे NO2 अगर नीचे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, NO2 इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा बॉन्ड है। यस, तो ये क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज क्या होंगे हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर। वो ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स होते हैं, उस पे कि वो क्या होंगे हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, अब इनको छोड़ के जिनके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ना ही उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसकी भी लिख लो, जैसे मैंने ये लिखवाया है। ठीक है, ये कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वो ग्रुप जिसमें हमारे पास ना तो पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल हो, यहाँ पे लिख देती हूँ पॉजिटिव चार्ज हमारे पास चार्ज ना हो। ठीक है, कैंसिल किया है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ठीक है, वो ग्रुप्स कौन से होंगे, लाइक हमारे पास OH हो सकता है, R ग्रुप कोई भी हो सकता है, CH3 ग्रुप हो गया। ठीक है, हैलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके के ये ग्रुप्स कौन से होते हैं हमारे पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप होंगे हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग, बट ये नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं अभी आपको आगे करवाती हूँ। देखिए, अब हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है, मिथाइल, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसको क्या करवानी है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवानी है, रिंग की क्या करवानी है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, या हम बोल सकते हैं या तो आप सेकंड सब्स्टिट्यूशन बोलो, या तो आप ये बोलो, या फिर आप ये बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो फास्ट रेट पे करवाए, ठीक है, अगर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमारे पास रिंग के ऊपर कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होनी है, अगर वो फास्ट रेट पे करवाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। वो रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई कि रिंग को एक्टिवेट कर देंगे कि फर्दर सब्स्टिट्यूशन फटाफट से हो जाए। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास कोई भी रिंग है, रिंग के ऊपर कोई भी COH ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसकी हमें सेकेंड सब्स्टिट्यूशन करवानी है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, ठीक है, तो वो क्या, अगर स्लो रेट पे होती है, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे। रिंग को क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे उनको, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, दैट मीन्स वो रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बताए थे और मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप्स बताए थे। क्लियर। अब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ये वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो मैंने बताए थे ना, अभी लिस्ट लिखवाई थी, ये क्या होते हैं हमारे पास, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप से होते हैं एक्सपेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई।
एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं बस किसको छोड़ के, हैलोजेंस को छोड़ के, हैलोजेंस को छोड़ देना, इसमें निकाल देना इससे। हैलोजेंस यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं कि हैलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन सेकंड चीज क्या है, जो हैलोजेंस हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसको हम क्या डालेंगे, डीएक्टिवेटिंग की लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, मतलब कौन सी लिस्ट में आएंगे, वो मेटा वाली में आ जाएंगे। मेटा जो डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। इसलिए जो हैलोजेंस हैं वो किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, इसकी कैटेगरी में, मेटा डायरेक्टिंग में। ठीक है, देखो मैं क्या बोलूँ, दोबारा से सुनो। मैंने ये बोला हैलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। अगर ये डीएक्टिवेट करते हैं तो हम इस वाले लिस्ट में डाल देंगे इसको। ठीक है, रहेंगे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नो डाउट। ठीक है, बस ये क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। बस लिखवा ही देती हूँ मैं इसको, ये डीएक्टिवेट करते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि ना आप कंफ्यूज ना हो और आपको याद अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। आगे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बस ये मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें होती हैं। अब कैसे किस तरीके से होती हैं आगे मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, देखिए अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से हमारे पास एक रिंग है एक हमारे पास एक रिंग है, रिंग की मुझे करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ कि हमें क्या करवानी है, रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी होती है। तो इसके जब सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं ना, तो हमारे पास एक बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। हमारे पास बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। तो इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, बताओ इस इंटरमीडिएट का नाम, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, हमारे पास क्या बना है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि हमारे पास रिंग है, रिंग के ऊपर लेट्स से हमारे पास CH3 ग्रुप पहले ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, कोई भी उसके बाद ये पहले ही हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, बाद में इसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन होनी है तो हमारे पास ये ग्रुप लगा होगा। तो इसके ऊपर सपोज पहले CH3 ग्रुप अटैच है, तो CH3 ग्रुप क्या बोलेगा, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट स्टेज तो आएगी इसके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा। तो CH3 अगर लगा होगा तो CH3 क्या बोलेगा, तू घबरा मत, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा और तू स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ग्रुप जो ऑलरेडी जो अटैच होते हैं हमारे पास रिंग के ऊपर, अगर वो उसकी इंटरमीडिएट जो हमारे पास बन रहा है, अगर उसको क्या कर दे, स्टेबल कर दे। ठीक है, तो अगर उसको स्टेबल कर दे तो हम क्या बोलेंगे, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ आपको। देखो हमारे पास रिंग के ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जब अटैक होगा रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। जब हमारे पास, अब हम बात करेंगे कि इसको कौन स्टेबल कर रहा है। अगर ये चीज़ स्टेबल होती है, इतनी सी चीज़ अगर स्टेबल होती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तब ही वो हमारे पास फर्दर सब्स्टिट्यूशन करवा पाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इस रिंग के ऊपर, ठीक है, अगर इन रिंग के ऊपर लेट्स से CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, ये क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो रिंग को कोई भी डर नहीं है, क्योंकि उसको देने वाला CH3 ग्रुप बैठा है, वो कहता भाई कोई बात नहीं, हो जा, मैं तो स्टेबल हो ही जाऊंगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर आता है, बट फिक्र की बात नहीं, क्योंकि CH3 इसके ऊपर आके बैठा है पहले से। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट हमारे पास स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो चीज़ है ये क्या बनती है, फास्ट बनती है।
फास्ट तभी बनेगी ना। देखो ये चीज अपने ऊपर तभी अटैक करवाएगा जब बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेबल होगा तभी वो बनेगा। स्टेबल किससे है? CH3 से। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास NO2 लगा होता, C6 रिंग के ऊपर हमारे पास एक NO2 लगा होता और इसको क्या करवानी है? सब्स्टिट्यूशन करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नो डाउट हो जाती है सब्स्टिट्यूशन तो, बट हमारे पास जो ये बनता है ना, ये इंटरमीडिएट बनता है, ये स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो NO2 है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। पहले ही रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। अगर NO2 अटैच हो जाए इसके ऊपर आके तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। तो हमारे पास जो ये बनता है ना, ये स्लो रेट में बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है हमारे पास? स्लो रेट में। इसका रेट क्या होता है? फास्ट। इसका क्या होता है? स्लो। बस ये इतना सा मुझे समझाना था। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रिलेटिव रिएक्टिविटी का। ठीक है, बस डिपेंड किस पे करेगा? हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है रिंग के ऊपर। ठीक है, ये चीज थी। आगे मैं पढ़ाती हूँ आपको थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। तो आप हेडिंग डालेंगे थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन। स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, कौन जो ग्रुप होते हैं हमारे पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, विद प्लस आई इफेक्ट की एग्जांपल हम ले सकते हैं CH3 की रिंग के ऊपर हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसकी हमें क्या करवानी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी इसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन हमें करवानी है। तो ये कहाँ करवाता है? बेसिकली करवाता कहाँ पे है? ऑर्थो पैरा पे। अब ये सिर्फ ऑर्थो या फिर पैरा पे ही क्यों करवाता है, मेटा पे क्यों नहीं करवाता? तो उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज हमें क्या करवानी है? इसकी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने क्या करा? इसकी सब्स्टिट्यूशन करी। जब सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ पे होगी, ठीक है, ये कहाँ पे लगा है? ऑर्थो पे जाके। जब ये ऑर्थो पे इस कार्बन पे लगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब ये जो, चलिए बाद में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? बस ये हम यहाँ पे पहुँचा दें इसको। यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर से हमने क्या करा? ये हमने करवाई है ऑर्थो अटैक। ऑर्थो अटैक हुआ है। अब हम करवाएंगे पैरा अटैक। देखो बच्चे, पैरा अटैक में क्या होगा? पैरा अटैक में रिंग हमारे पास CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। एक बार मैं रेजोनेंस बना दूँ फिर अच्छे समझाती हूँ। ठीक है, ये उसके बाद मैं करवाऊंगी मेटा अटैक। मेटा अटैक में क्या है? सॉरी, ठीक है, ये चीज होगी। अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। CH3 यहाँ पे, ये H, ये E, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा।
अब देखो, अब क्या है इसमें, मैंने क्या बोला है कि हमारे पास जो CH3 होता है वो सिर्फ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों होता है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होता? तो इसका रीज़न ये रेजोनेंस है। अब इस रेजोनेंस को अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर हम ऑर्थो की बात कर रहे हैं, ऑर्थो अटैक की, तो ये वाली आप पोजीशन देखेंगे, ये वाली, ठीक है। और अगर हम पैरा की बात करें तो पैरा में आप देखोगे ये वाली स्ट्रक्चर। देखो इस स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो इस वाले कार्बन पे आया है जिस पे मिथाइल डायरेक्ट अटैच है, अब देखो मैंने आपको यही बोला था, अभी इससे पहले एक टॉपिक करवाया था, मैंने यही बोला था कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बीच में बनता है ना, अगर उसको स्टेबल करने के लिए कोई ग्रुप बैठा है तभी आगे फर्दर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इसलिए करवाया था मैंने वो टॉपिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, अब ये इंटरमीडिएट आया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, अब इसको स्टेबल करने के लिए कौन बैठा है, ये CH3, ठीक है, ये CH3 बैठा है। तो ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव को स्टेबल कर देगा, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास आई, किस में आई, ऑर्थो अटैक में, कि हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो हमारे पास हाँ इलेक्ट्रोफिलिक की अटैक हो सकता है। अगर हम बात करें पैरा की, तो पैरा में भी सेम है, इसमें नहीं आके इसमें आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास सेम इस कार्बन पे है जहाँ पे CH3 अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे के इसको स्टेबल कर देगा, तो हम बोलेंगे हाँ यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेबल है, इसलिए पैरा अटैक भी हो सकता है। बट मेटा में देखो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आई। पॉजिटिव चार्ज देखो इस कार्बन पे आया है या नहीं आया, नहीं आया ना। पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसा कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे नहीं आया जहाँ पे हमारे पास मिथाइल अटैच है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो मेटा अटैक है वो CH3 नहीं करवाता, वो सिर्फ क्या करवाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका रीजन था, समझ में आ गया। अब हमने पढ़ा है प्लस आई इफेक्ट, अब हम पढ़ते हैं माइनस आई और प्लस M इफेक्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ कौन सा, माइनस आई और प्लस M इफेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल्स लिखी हैं, NH2OH, NHR, NR2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप्स मैंने लिखी हैं, इन ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ भी करते हैं, बट इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में से और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट में से सबसे पावरफुल कौन सा होता है हमारे पास, रेजोनेंस इफेक्ट, तो वो हमारे पास डोमिनेट कर जाता है विड्रॉइंग के ऊपर, ठीक है। तो रेजोनेंस ही चलेगा। अब देखो हम एग्जांपल लेंगे एनिलीन के, तो एनिलीन में क्या है हमारे पास, ये करवाया मैंने ऑर्थो अटैक, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये मेटा है, ठीक है। अगर हम ऑर्थो की बात करें तो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनती हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। फोर्थ हमारे पास ये बनती है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये कौन सी है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। पैरा में करवाया 1 2 3 4, इसमें 4 है। ये जो फोर्थ वाली स्ट्रक्चर है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। बट इसमें मेटा में देखो तो सिर्फ कितनी बनती है, 3 स्ट्रक्चर्स। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा रेजोनेंस होंगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, उतना ही हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगर हम ऑर्थो की बात करें तो इसमें चार ऐसी स्ट्रक्चर्स आई हैं जहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हो रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है। बट ये स्ट्रक्चर को, अगर फोर्थ स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस पोजीशन को छोड़ के बाकी सारी पोजीशन क्या है, इनका कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। सब पोजीशंस का क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये स्टेबल है। अगर हम फिर से पैरा की बात करें तो पैरा में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ इस पोजीशन को छोड़ के सब पोजीशंस का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मेटा की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो सिर्फ 3 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबल हो पा रहा है। बट यहाँ से ये ऑर्थो और पैरा ये 4 स्ट्रक्चर से स्टेबल हो पा रहे हैं। तो ये हमारे पास
क्या होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग -I + M इफेक्ट होते हैं, ये वाले, ये कौन से होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर इतनी बात? ये था इनका रीजन, तो इनका रीजन उतार लेना, कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो आपको ये सब करके आना होता है और रीजंस देने होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मेटा डायरेक्टिंग की तरफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ली है NO2 की। यहाँ पे रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप अटैच है। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या करता है? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्थो टैग करवाया है, ये पैरा है, ये हमारे पास मेटा है। ठीक है, जब देखो ऑर्थो अटैक करवाते हैं तो हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली। ठीक है, जब पैरा अटैक करवाया तो एक ये वाली स्ट्रक्चर बनती है जो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये भी क्या है? हाईली अनस्टेबल। देखो यहाँ पे हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? देखो जहाँ पे NO2 डायरेक्ट अटैच है। ये क्या करेगा? जो ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये NO2 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको क्या कर देगा? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होने के कारण हम इसको पूरा ही नेग्लेक्ट कर देते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो सिर्फ कितनी स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल हुई है? रेजोनेंस 2 स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ही हम पैरा में बात करें तो पैरा में भी ये सेम चीज़ है कि पॉजिटिव चार्ज हमारे वहाँ पे आया जहाँ पे NO2 डायरेक्ट अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है और ले लेगा, तो ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको निगलेक्ट ही कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी आई हैं? एक तो ये, एक ये वाली। ठीक है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी 2 टोटल, इसमें भी 2। अगर मेटा की बात करें तो ऐसा कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर्स, ऐसी वाली स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं आती है। पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे नहीं है। ठीक है, तो लेके इसलिए यहाँ पे और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कितनी है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितनी है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे? जो हमारे पास NO2 होता है वो क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये है। देखो अब मैं ना, हमारे पास रह गया है अफेक्ट ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, अफेक्ट ऑफ हैलोजेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अब जितने टॉपिक्स मैंने करवा दिए ना, ये पहले पढ़ के रखना। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप मिक्सअप ना कर दो, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी अलग से। लेकिन यहाँ पर तक जितना मैंने करवाया है आप ये अच्छे से पढ़ के रखना। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग तक हमारे पास हो गया है। अफेक्ट ऑफ हैलोजन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। क्लियर है? तो 2 वीडियोस हमारे पास एरीन्स की आ चुकी है। आई होप एरीन्स की जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी आप इन दोनों को रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।